इमेजिन करें कि इंसान की बॉडी को चेन सॉ से काटा जाता है, यानी ट्री कटर से काटा जाता है। उसकी बॉडी को 12 से 13 टुकड़े में काटा जाता है। कुछ टुकड़े तो कुकर में बॉयल किए जाते हैं, कुछ को फ्रिज में रखा जाता है तो कुछ को कुत्तों को खिला दिया जाता है, हत्ता के कुछ टुकड़ों को तो मिक्सचर में ग्राइंड किया जाता है। ये स्टोरी है मुंबई की, ये स्टोरी है मनोज साने की। के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही देश में अलग अलग स्थिति सामने आ रहे हैं। अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। मनोज साने एक राशन वाली दुकान पर काम करता था। कुछ ही साल हुए थे उसे अनाथ हुए 2008 में इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद ये अकेला पड़ जाता है। जो बच्चे कुछ रिश्तेदार थे, ना वो उसको मुंह लगाते थे और ना ही वो उनको मुंह लगाता था। दूसरी तरफ थी सरस्वती विद्या, जो बचपन से ही अनाथ थी। बचपन से ही उसने स्ट्रगल के दिन देखे थे। वो अपने काम में मगन रहती, पढ़ाई कंप्लीट की, छोटे मोटे काम करती और अपने खर्चे उठाती थी। अब वो दिन आता है जब सरस्वती विद्या मनोज साने की दुकान पर जाती है कुछ सामान लेने के लिए। अब इन दोनों में इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने पर पता चलता है कि ये दोनों एक ही गाँव से हैं। वो होता नहीं है कि तुम भी मेरे गांव से है या मैं भी, तो उनमें इंटरेक्शन, उनमें बातचीत ज़्यादा हो जाती है। अब ये डेली आने जाने लग रहे थे, डेली इनकी बात हो रही थी। कुछ अरसे में ये एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे कि हर स्टोरी में होता है। ये रिलेशनशिप 8 साल तक चलता है। 8 साल के बाद मनोज और सरस्वती दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। जब ये शादी करते हैं तो मनोज का पहले वाला घर जो उसने कुछ साल पहले लिया था वो रेंट पर चढ़ा देता है। अब वो जाता है मीरा कॉलोनी में और एक फ्लैट किराए पर लेता है, रूम नंबर 704। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमरा है क्योंकि ये सारी स्टोरी अब इस रूम के गिर्द ही फैलेगी। शादी के शुरुआती साल ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करते हैं। शादी के शुरुआती कुछ साल ये दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अब टर्निंग पॉइंट तब आया जब शादी को 3 साल हो गए और इन दोनों में झगड़े शुरू हो गए। 4 जून मनोज साने अपने घर जाता है और सरस्वती विद्या का कत्ल कर देता है। उसी दिन वो एक शॉप पर जाता है और 4000 वर्थ की चेन सॉ यानी ट्री कटर लेता है और घर जाकर सरस्वती विद्या के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रिमेंबर्ड, ये एक कॉलोनी में रहते थे, मतलब कि एक फ्लैट में, और आसपास के घर थे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी। तो मनोज साने फंस गया था। मनोज साने फुल बॉडी को बाहर नहीं ले जा सकता था, तो उसने उसे डिस्पोज करने का फैसला किया। इसने ट्री कटर से उसके 12 से 13 टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को प्रेशर कुकर में बॉइल्ड करता है, कुछ को कुत्तों को खिला देता है तो कुछ को मिक्सचर में ग्राइंड कर देता है। अब इस मर्डर का पता लगना बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि ना मनोज का कोई जानने वाला था और ना सरस्वती विद्या का कोई जानने वाला था। ये दोनों ऑर्फन थे, ना ही कोई इनका आगे था ना ही कोई इनका पीछे था। सरस्वती विद्या के एक कजन सिस्टर भी थी जिससे कभी कभार कांटेक्ट करती थी, लेकिन इतना खास नहीं। मनोज के लिए ये बहुत आसान था कि किसी को पता ना लगे, लेकिन एक बॉडी, चाहे वो टुकड़ों में हो या एक मुकम्मल, तो वो कब तक एक घर में रह सकती थी। आखिर वो गलना सड़ना स्टार्ट हो गई। अब मनोज ने बॉडी तो छुपा ली थी, लेकिन उसकी बदबू अभी उस कॉलोनी में थी। अभी एंट्री होती है मनोज के पड़ोसी की। मनोज ने बॉडी तो छुपा ली थी, लेकिन उस बॉडी से आने वाली बदबू का क्या करता? वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता ताकि बदबू बाहर ना जाए। लेकिन मसला ये था कि मनोज को काम के लिए बाहर तो जाना था। अब जब वो बाहर जाता तो बदबू पूरी कॉलोनी में फैल जाती। 2-3 दिन से मनोज बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा था और 2-3 दिन से ही मनोज के पड़ोसी ने ये बदबू सूंघना स्टार्ट की थी। मनोज के पड़ोसी समझते थे कि कोई चूहा मर गया होगा जिसकी स्मेल आ रही है, लेकिन ये स्मेल दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन फ्लैट नंबर 704 के करीब वाला कमरा सुमेश श्रीवास्तव ने मनोज से बात करने का फैसला किया। सुमेश मनोज के घर जाता है और उसका डोर नॉक करता है। जब वो डोर नॉक करता है तो आगे से कोई जवाब नहीं आता। जब वो कान लगाता है तो उसको एक रूम फ्रेशनर की आवाज़ आती है कि कोई अंदर रूम फ्रेशनर लगा रहा है। कुछ ही देर बाद मनोज बाहर निकलता है और हड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं उसके सिलसिले में जा रहा हूँ और रात के 10:30 बजे आऊँगा। जब सुमेश की माँ ने फ्लैट नंबर 704 के अंदर देखा तो उसको मनोज की पत्नी नज़र नहीं आ रही थी, तो इन दोनों को उस वक्त शक होता है
कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब फौरन सुमेश जो है ना पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करने के बाद उनको बुलाता है कि फ्लैट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मनोज का रवैया कुछ अलग है। उसके बाद फौरन पुलिस कॉलोनी में पहुंच जाती है। जब पुलिस मनोज का डोर ओपन करती है तो उन्हें एक शॉक लगता है। जब पुलिस सामने देखती है तो उसे मिलता है वो कटर जिससे सरस्वती विद्या की बॉडी को 12 से 13 पीसेस में काटा गया था। उनको बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, उनको 3 बैग्स मिलते हैं जिनमें सरस्वती विद्या के बॉडी पार्ट्स थे। वो किचन में जाते हैं तो किचन में बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, वो फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, हत्ता के पूरे ग्राउंड में खूनो खून हो रखा होता है। नेबर्स और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मनोज पिछले 2 दिन से बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा था। वो अननोन तरीके से आता, कुत्तों को कुछ देकर जाता था। नेबर्स का ये भी कहना था कि विद्या का जल्दी मर्डर पता ना लगने की वजह ये भी है, मनोज और विद्या सोसाइटी के फंक्शन से अलग रहते थे, ना किसी से मेल जोल था और ना ही किसी से खास बात होती थी। 7 जून मनोज को अरेस्ट किया जाता है और उसे पुलिस की कस्टडी में दिया जाता है और उससे पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। मनोज का अब ये कहना था कि मैंने विद्या का कत्ल नहीं किया, उसने सुसाइड किया है क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले ही जॉब गई थी, उसके चलते उसने सुसाइड किया है। जब मैं घर गया तो विद्या की बॉडी देखकर मैं पैनिक हो गया और इसको डिस्पोज करने का फैसला किया। इस बात की कोई तोक नहीं बनती कि किसी की जॉब जाने पर कोई बंदा सुसाइड कर सकता है। पुलिस को ये भी कहता है कि ये डिस्पोज करने का तरीका मुझे श्रद्धा वालकर केस से आया। इसमें भी एक लड़का एक लड़की को कत्ल करता है और उसको टुकड़ों में काट कर डिस्पोज करने की कोशिश करता है। ये एक अलग टॉपिक है जिस पर एक लंबी वीडियो बन सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग एंड अल्लाह हाफिज।